केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में उपसहसंयोजी यौगिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप उपसहसंयोजी यौगिक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो सफिशिएंट रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, पहले वीडियो देख लीजिए, अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर है उपसहसंयोजी यौगिक, इंग्लिश बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बेसिकली ये उपसहसंयोजी यौगिकों को संकुल यौगिक भी कहा जाता है। संकुल यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिकों को ही संकुल यौगिक कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक होते क्या हैं। एक्चुअल में वे यौगिक जो विलयन तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी संकुल यौगिक या उपसहसंयोगी एक प्रकार के लवण होते हैं जिनको हम संकुल लवण बोल सकते हैं। यानी ऐसे लवण जिनको जल में डालने पर अपना अस्तित्व खोते नहीं, यानी हर एक आयन का अलग अलग परीक्षण ना देके क्या करते हैं, संकुल आयनों के परीक्षण देते हैं। ऐसे यौगिकों को संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए K4FeCl6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड जब इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने पर यह देखा गया कि एक तो ये पोटेशियम आयन का परीक्षण देता है, तथा अब ये बना है Fe और Cn, तो ये Fe और Cn का अलग अलग परीक्षण नहीं देता है। अर्थात ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये पूर्णतया आयनों में नहीं टूटता है, अतः इसका अस्तित्व विलयन में भी बना रहता है। इसी प्रकार हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है CONH3 का होल 6, और यहाँ पर हो जाएगा Cl3। तो ये बन जाएगा, इसका जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको आयनाइज नहीं करना, ये हो जाएगा CONH3 का होल 6। अब देखिए ये Cl क्या होता है, 3Cl है और Cl पर होता है 1 माइनस। अगर 3 माइनस आ रहा तो इस पर क्या आ जाएगा 3 प्लस। तो ये भी क्या है, एक संकुल यौगिक है। आगे देखते हैं संकुल यौगिकों से रिलेटेड क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है, द्विग लवण तथा उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर। यानी द्विग लवण और उपसहसंयोजक यौगिकों में मेन अंतर क्या है। हमने क्या किया, दो पार्ट कर लिए, एक तरफ लिखा द्विग लवण और दूसरा हो जाएगा आपका उपसहसंयोजक लवण। द्विग लवण को हम लोग अगर देखें तो क्या होते हैं, ये केवल अपना अस्तित्व ठोस में रखते हैं, लेकिन अगर इनको विलयन में डाल दिया जाए तो ये हर एक आयन का परीक्षण देते हैं। ऐसे लवण को क्या बोलते हैं, द्विग लवण। जबकि उपसहसंयोजी यौगिक की ठोस के तथा विलयन दोनों में ही अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं या अस्तित्व बनाए रखते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। दूसरा अंतर है, इनमें सामान्यतया आयनिक आबंध पाया जाता है। यानी जो द्विग लवण होते हैं उनमें आयनिक आबंध होता है, जबकि उपसहसंयोजी यौगिक में आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है तथा उपसहसंयोजक, अर्थात तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। अगला अंतर है, द्विग लवणों के जो भौतिक गुण होते हैं अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुणों में अपने अवयवी आयनों के समान होते हैं। यानी द्विग लवण के जो अवयवी गुण मतलब भौतिक गुण है वो अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जबकि इनमें क्या होता है, इन यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें द्विग लवण का एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा फिटकरी। फिटकरी में हमने लिया है पोटास फिटकरी को K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O।
देखिए द्विग लवण जो बनते हैं दो समान लवणों के मिलने से बनते हैं। एक समान लवण हो जाएगा K2SO4 और दूसरा हो जाएगा Al2SO4। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग मोहर लवण। मोहर लवण, मोहर लवण या इसी को बोला जाता है पोटाश एलम। ये हो जाएगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसके एग्जाम्पल देख लो। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फार्मूला हो जाएगा K4FeCN का होल 6। दूसरा और एग्जाम्पल चाहे ले लो पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड ये होता है K3FeCN का होल 6। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसके अंतर को ध्यान से पढ़ लीजिए, अधिकांशतः पेपर में पूछा जाता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमने लिया है जो उपसहसंयोजी यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें जो शब्दावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रहती है केंद्रीय धातु परमाणु। ये जानेंगे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है। केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में CMA भी लिख सकते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? उपसहसंयोजी यौगिक में जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड अपना लोन पेयर जिनको देते हैं उनको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा था K4FeCN का होल 6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो जो Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु को ब्रैकेट के जस्ट बाद लिखा जाता है। जब ब्रैकेट के बाद तुरंत अगर है कोई तत्व तो उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अधिकांशतः जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, अधिकांशतः केंद्रीय धातु परमाणु D ब्लॉक का तत्व होता है। D ब्लॉक का तत्व कौन सा तत्व रखता है? D ब्लॉक का तत्व होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो D ब्लॉक का तत्व होता है इसके पास रिक्त D कक्षकें होती हैं जो लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरी चीज क्या आती है इसमें ध्यान रखेंगे, उपसह संयोजन परिसर तथा आयनिक परिसर। उपसह संयोजन परिसर तथा आयनिक परिसर। देखिए उपसंयोजन परिसर और आयनिक परिसर क्या होते हैं। अगर कोई कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक है उसमें जो ब्रैकेट लगा रहता है बाहर वाले पोर्शन को कहा जाता है आयनिक परिसर। ये बाहर जो भी लिखा जाएगा ये कहाँ होगा? आयनिक परिसर में। इसको आयनिक परिसर इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी परमाणु या आयन बाहर उपस्थित है तो आयनाइज्ड होता है, आयनों में टूटेगा। इधर भी आयनिक परिसर रहेगा और इधर भी आयनिक परिसर। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है या लिगेंड होता है उनके बीच में क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध बनता है। अतः इसको उपसह संयोजन परिसर कहते हैं। उपसह संयोजन परिसर क्या कहा जाता है? उपसह संयोजन परिसर। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो अब लिगेंड क्या होता है ये जरा जान लेते हैं। लिगेंड क्या होता है? उपसहसंयोजी यौगिकों में वे परमाणु या समूह
जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसकी कंपाउंड हमें दिया है CO NH3 का होल 6 Cl3 में जो NH3 है में NH3 CO को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अतः NH3 क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। यानी वे दाता परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं लिगेंड कहलाते हैं। उपसंयोजन परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु ब्रैकेट के तुरंत बाद वाला होता है। इसके बाद जो परमाणु या समूह उपस्थित है उसको लिगेंड कहा जाता है। आगे देखते हैं लिगेंडों का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं। देखिए, लिगेंडों का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें कि आवेश के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है धन आवेशित लिगेंड। वे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश होता है। हालांकि धनात्मक आवेश वाले परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इसके ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे कुछ आयन हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और लिगेंड का काम करते हैं। वे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है, यानी इन पर हमेशा कैसा चार्ज रहेगा? धनावेश रहेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, और ये आपका IPSC में भी काम आ जाएगा। NO प्लस, इसका नाम है नाइट्रोसिलियम। NO प्लस नाइट्रोसिलियम। और H3O प्लस आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। इसी तरीके से NH2 NH3 प्लस, हाइड्रेजिनियम। हाइड्रेजिनियम, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे लिगेंड जो वे लिगेंड जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे अगर हम बात करें हेलोजनों की, तो हेलोजन में आता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसके अलावा Cn माइनस, OH पर माइनस, और SO4 पर 2 माइनस सल्फेट, और CO3 पर 2 माइनस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे आदि। नेक्स्ट आता है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड कौन से होते हैं? उदासीन लिगेंड की अगर हम बात करें, वे लिगेंड या वे दाता परमाणु जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश नहीं होता है। जिन पर कोई आवेश नहीं होता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए H2O, इसका नाम भी लिखवा दे रहे हैं एक्वा, NH3 एमीन, और CO ये कार्बोनिल हो जाएगा। इसके अलावा NH2 ये हाइड्रोजन होता है। एक और एग्जांपल इसका अच्छा है CH2NH2, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं और इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉन युग्म कितने दे रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। देखिए आ जाता है आपका एक दंतुक लिगेंड। देखिए अगर कोई लिगेंड है या कोई दाता परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसको एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले लिगेंड को एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। यानी अगर कोई केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, एक दंतुक लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो NH3 अभी नाम लिखा था एमीन, H2O एक्वा, Cl- क्लोरो या क्लोरिडो, Br- ब्रोमो, I- आयोडो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। OH- हाइड्रोक्सो आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे आता है द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, क्या कहलाएंगे, द्विदंतुक लिगेंड। इनको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इंटर लेवल में ज़्यादातर 2 या 3 द्विदंतुक लिगेंड है, बाकी जितने भी यूज़ किए जाते हैं सब एक दंती लिगेंड है। जैसे एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2 EN, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। इसके अलावा CH2COO- और यहाँ हो जाएगा NH2, इसको शॉर्ट में GLY बोलते हैं। ये ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। दूसरा इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो अक्सर पेपर में आता है, C2O4 पर 2 माइनस, जिसको या लिखने को ऐसे लिख सकते हो COO-, इसका नाम है ऑक्सलेटो। ये मुख्य इसके एग्जाम्पल हैं जहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुदंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड
जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं बहुतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसका बस हम एक एग्जांपल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ईडीटीए जो कि एक कैसा है, षटदंती लिगेंड है, षटदंती लिगेंड है। इसको अगर लिखें तो यहाँ पर 2 एथिलीन ले लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ N और इस N से क्या होता है, 2 जुड़ जाएंगे CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। सेम यहाँ पर भी 2, यहाँ हो जाएगा CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। EDTA का नाम कैसे है, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ये हो जाएगा आपका एथिलीन और 2 N क्या हो जाएगा, डाईएमीन और एसीटेट 1 2 3 4 तो टेट्रा एसीटेट, इसलिए इसको शॉर्ट में EDTA के नाम से जाना जाता है, जो कि एक षटदंती लिगेंड है। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, उभयदंती लिगेंड। इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में पूछ लिया जाता है। उभयदंती लिगेंड क्या होता है, जरा समझिए इसको। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, उभयदंती लिगेंड वे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, किंतु एक समय में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक दंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CN क्या करता है, CN माइनस है तो इसको साइनो पढ़ेंगे या साइनिडो पढ़ेंगे, ये CN माइनस भी बना लेता है, इसको फिर पढ़ते हैं आइसो साइनो। इसमें दाता परमाणु C रहता है और इसमें दाता परमाणु N रहता है, अतः जो CN है, CN क्या है, एक उभयदंती लिगेंड है। ऐसे ही NO2 माइनस, ये भी 2 तरीके से बॉन्डिंग करता है, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं या नाइट्रिटो, और इसमें दाता परमाणु होता है N, और इसको ONO माइनस के फॉर्म में भी लिखते हैं तो भी ये नाइट्रिटो या नाइट्रिटो लिखा जाता है, नाइट्रो या नाइट्रिटो। इसमें जो दाता परमाणु होता है वो O होता है। इसके अलावा SCN माइनस, अगर SCN माइनस का फॉर्म है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, इसमें दाता परमाणु यस होता है। और अगर NCS माइनस हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, इसमें दाता परमाणु यन हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, यानी उभयदंती लिगेंड या इनको एम्बिडेंट लिगेंड भी कहते हैं। एम्बिडेंट कभी कभी हिंदी में भी लिख के आ जाता है, तो इसको ध्यान रखें। एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं या उभयदंती लिगेंड वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु हों, लेकिन एक समय में एक यौगिक में एक ही परमाणु बंध बनाए
तो उनको कहते हैं उभयदंती लिगेंड। अगला टॉपिक है कीलेट व कीलेटीकरण। कीलेट व कीलेटीकरण क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। कीलेट व कीलेटीकरण क्या होता है? जब द्विदंती या बहुदंती, द्विदंती या बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उनके बीच वलय का निर्माण होता है, वलय का निर्माण होता है, जिसे कीलेट कहते हैं, जिसे कीलेट कहते हैं। तथा इनके बनने की क्रिया कीलेटीकरण कहलाती है, कीलेटीकरण कहलाती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो जब द्विदंती लिगेंड या बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो उनके बीच एक वलय का निर्माण हो जाता है, जिसे कीलेट या कीलेटीकरण कहते हैं, तथा इनके बनने की क्रिया को कीलेटीकरण कहते हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मेरे पास एक है Cu2+, Cu2+ है, और यहाँ पर एक द्विदंती लिगेंड लिया है हमने एथिलीन डायमीन, CH2NH2 और CH2NH2। इसके दो अणु ले लिए। जब ये इनको इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना बन जाएगी। ये हो जाएगा Cu, यहाँ पर आपका CH2NH2, CH2NH2, यहाँ से एक लोन पेयर मिलेगा और एक लोन पेयर यहाँ मिलेगा। सेम इसी तरीके से CH2 और यहाँ हो जाएगा NH2, यहाँ सेम CH2 और क्या हो जाएगा NH2। एक लोन पेयर यहाँ से मिल जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जब ये इधर बॉन्ड दे रहा है, इधर से पहले से कनेक्ट, तो एक ये वलय का निर्माण हो रहा है और एक ये वलय का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, कीलेट बन रहा है, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 2+। ये एक कीलेट यौगिक है, कीलेट यौगिक, कीलेट यौगिक बन रहा है। अगर चाहिए तो एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। Cu है 2+, और इसको जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो है आपका ऑक्सलेटो। इसके दो अणु ले लिए, Cu को सेंटर में रख लो, तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दाता परमाणु इस पर माइनस वाला रहेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। सेम यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक परमाणु ऑक्सीजन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरीके से ये एक वलय इधर बनेगी, एक वलय इधर बनेगी। ये भी एक ऐसा है कीलेट यौगिक है। अगर हम इसमें बात करें चार्ज क्या आएगा, देखिए कॉपर पर था 2+ और 4 माइनस मिल गया, तो फाइनली जो चार्ज रह जाएगा वो 2- रह जाएगा। इस तरीके से कीलेट यौगिक बन जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। ये क्या होती है? उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है? लिगेंडों द्वारा
केंद्रीय धातु परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं उनकी संख्या को उपसहसंयोजक या समन्वय संख्या कहते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उपसहसंयोजक संख्या बराबर लिगेंडों की दंतुकता गुणा लिगेंडों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं K4Fe का होल 6। अगर हमें ये पता करना है इसकी उपसह संख्या कितनी है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या बराबर हो जाएगा उपसह संयोजन संख्या बराबर लिगेंडों की संख्या। इसमें लिगेंड कौन है? Cn है। Cn कितने हैं? 6 है, तो 6 गुणा लिगेंडों दंतुकता कितनी है? Cn एक दंती लिगेंड, तो 1 से गुणा करा देंगे, तो इसकी उपसह संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अभी हम लोगों ने लिखा था CuEn का होल थ्राइस और इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज। अगर हम इसकी उपसह संख्या लिखें, उपसह संयोजन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लिगेंडों की संख्या कितनी है? 3 है, और गुणा इसकी दंतुकता कितनी है? अभी हमने आज आपको पढ़ाया कि लिगेंड द्विदंती होता है। ईएन जो होता है एथिलीन डाई में द्विदंती लिगेंड होता है, 2 से गुणा करा देंगे, तो इसकी उपसह संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अगर कहीं हमारे पास दिया है AgNH3 का होल ट्वाइस और इस पर है चार्ज 1 प्लस, तो इसकी अगर हम उपसह संयोजन संख्या निकालें, उपसह संयोजन संख्या बराबर ये आ जाएगा लिगेंडों की संख्या 2 और दंतुकता कितनी हो जाएगी? 1, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। आशा करते हैं उपसह संयोजन संख्या आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, धातु की आक्सीकरण संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए, आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। K4FeCn का होल 6। हमेशा इन यौगिकों में धातु की आक्सीकरण संख्या निकालेंगे, धातु ये रहेगा। निकालने का पहले हम मैथमेटिकली तरीका समझते हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक समझाते हैं कि कैसे निकालेंगे, जल्दी से कैसे निकालें। K कितने हैं? 4 हैं, और K पोटेशियम पर चार्ज होता है 1 प्लस से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जब Fe का निकालेंगे तो इसको x सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस Cn कितने? 6, और Cn पर कितना चार्ज होता है? 1 माइनस। पूरे यौगिक पर जो ओवरऑल चार्ज रहता है वो इक्वल में रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 एकम 6 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 6 से 4 कम हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। इसको अगर आप जल्दी में करना चाहें तो आप सिंपल एक तरीका अपना सकते हैं कि 2 ब्रैकेट बनाइए, बीच में इज इक्वल टू लगाइए। ठीक है, ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो इक्वल में जाएगा, कुछ नहीं है तो 0। यहां देखिए K पर आ रहा है कितना? 1 प्लस होता तो 4 प्लस और 6 माइनस, 6 में से 4 कम कर दिया तो माइनस का 2 बचेगा, इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। मेरे पास कंपाउंड दिया है COH2O का होल 6 ब्रैकेट के बाद Cl3। अगर हम इसकी आक्सीकरण संख्या निकालें तो इसको x मानेंगे, प्लस H2O कितने? 6। H2O कैसा लिगेंड है? एक उदासीन लिगेंड है,
तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, प्लस लगाएंगे Cl कितने है 3, उस पर चार्ज कितना होता है 1 माइनस, ओवरऑल ऊपर कोई कंपाउंड पर चार्ज नहीं तो 0, तो ये आ जाएगा x, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3। इसको अगर हम ट्रिक से करें फिर से वही 2 ब्रैकेट बनाएंगे, इज इक्वल टू ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं इसलिए यहाँ आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे ये 0, ये 3, एक Cl पर 1 माइनस तो 3 पर 3 माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये आपको आईपीएससी में काम आएगी इसलिए ध्यान से समझिए। अगला, अगर हमें कहीं कंपाउंड दिया है ZnOH का होल 4 पर 2 माइनस, इसकी अगर हम Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसको x सेलेक्ट किया, प्लस OH कितने है 4, और OH पर जो चार्ज रहता है वो -1, इज इक्वल टू वाला जो चार्ज है वो इक्वल में जाएगा, अभी तक कुछ नहीं था 0 लगाते थे, तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बराबर -2, 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 और प्लस का चार्ज हो जाएगा, जब इसको घटा देंगे तो ये बराबर x बराबर कितना आ जाएगा +2। ट्रिक से इसको समझते हैं, 2 ब्रैकेट बनाने हैं, ऊपर अब की बार चार्ज है -2 लिख दिया, इधर देखिए OH पर 1 माइनस है, 4 है तो 4 माइनस, 4 माइनस को उधर लेके जाएंगे प्लस का होगा और 2 से घट जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ, लिगेंडो का चार्ज आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, और नामकरण में खास तौर पे कौन सा IUPAC नामकरण। उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण किस तरीके से करते हैं, इसके कुछ सिंपल नियम है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋणायन का, सबसे पहले धनायन का और इसके बाद ऋणायन का नाम। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ऐसे ब्रैकेट लगा रहेगा, अगर आगे कोई चीज जुड़ी है तो वो धनायन होता है, धनायन, तब ये काम करेगा ऋणायन का। लेकिन अगर कोई चीज ब्रैकेट के आगे ना जुड़ के पीछे जुड़ी है तो वो ऋणायन का काम करेगी, तब वो ऋणायन का काम करेगी, तब ये किसका काम करेगा धनायन का, धनायन। अगर ब्रैकेट के आगे कोई चीज है तो ब्रैकेट के आगे धनायन लगा रहता है यानी धातु होगी, तो उप सहसंयोजन यानी बड़ा ब्रैकेट के अंदर ऊपर चार्ज कैसा आएगा ऋणायन आएगा। लेकिन अगर ये इसके ब्रैकेट के बाद कोई चीज दी तो वो ऋणायन होगा, हाँ जल को या कुछ और उदासीन को छोड़कर, तो ये ऋणायन हो जाएगा, तो ये किसका काम करेगा धनायन का काम करेगा। तो सबसे पहले धनायन का नाम, धनायन का नाम, इसके बाद ऋणायन का नाम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये याद रखेंगे, आयनिक परिसर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर डाई या ट्राई शब्द नहीं लगाते हैं, डाई या ट्राई शब्द नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज, अगला नंबर, तीसरा नंबर समझते हैं, उपसय संयोजन, उपसय संयोजन परिसर का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु परमाणु का नाम लिखते हैं,
धातु परमाणु का नाम तथा उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। यानी जब भी आप उपसमूह परिसर का नाम लिख रहे हैं तो पहले नाम लिखेंगे किसका, लिगेंडों का, इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का, और जब नाम लिखेंगे उसके तुरंत बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और वो रोमन नंबर में लिखेंगे। अगला नंबर, यदि उपसहसंयोजन परिसर ऋणावेशित है तो धातु के नाम में 8 लगा देते हैं, ATE 8 शब्द लगा देते हैं। या उसका वास्तविक नाम लिखते हैं, जैसे जो AG अगर कहीं आता है तो इसको लिखेंगे अर्जेंटेड। AU आ जाए तो ये हो जाएगा आरेट। यफी, फेरेट, PB, प्लम्बेट। PB क्या बन जाएगा, प्लम्बेट। इसके अलावा जैसे क्रोमियम दिया हो Cr तो ये बन जाएगा क्रोमेट। Cu, क्यूप्रेट, यनाई, निकलेट आदि। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अच्छा, एक और लिख लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए। लिगेंडों का नाम लिखते समय उनकी संख्या के आधार पर डाई, ट्राई शब्द प्रयोग करते हैं। यदि एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं तो उनका नाम अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं, अल्फाबेट के क्रम में करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक एमीन है और एक हमारे पास क्लोरो है तो अल्फाबेट के क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। और थोड़ा समझते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा, 7। देखिए, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही
डाई या ट्राई शब्द है तो उनकी संख्या के आधार पर दो को 20, 3 को 30 तथा 4 को टेट्राकिस शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जरा इसके। देखिए, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने बहुत बार लिखा है, K4 FeCN का होल 6। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ब्रैकेट के पहले लगाए अर्थात ये धनायन होगा और ये ऋणायन होगा, यानी इस यौगिक में उपसहसंयोजन परिसर कैसा है, ऋणावेशित है। तो नाम लिखते हैं। हमने जैसा कि नियम लिखा है कि अगर ब्रैकेट के पहले कोई तत्व लिखा है तो उसकी संख्या के आधार पर डाई या ट्राई शब्द लगाना ही नहीं है। तो सीधे के को लिख देंगे पोटेशियम। क्या लिख देंगे? पोटेशियम। जब उपसंयोजन परिसर का नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है? CN है और कितने हैं? 6 हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनो। Fe का नाम वैसे आयरन है, लेकिन जब ये आयनिक परिसर में है तो इसका या तो रियल नाम लिख रहे हैं या फिर 8 लगाते तो Fe का रियल नाम रहता फेरेट। तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आपको सिखाया कि ब्रैकेट लगाइए इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लगाए, ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है इसलिए 0 आ जाएगा। के पर कितना है? 1 प्लस होता 4 है, 4 प्लस। CN पर 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस से 4 प्लस कम कर दिया तो माइनस का 2 आएगा, जो इक्वल के उधर जाने पर प्लस हो जाएगा और रोमन नंबर में लिखना है तो ये आ जाएगा सेकेंड। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमको दिया है CONH3 का होल 6 Cl3। इसको जरा समझते हैं। इसमें देखेंगे तो ब्रैकेट के पहले कोई चीज न लग के बाद में लगी है, अर्थात ये ऋणायन हो गया, तो ये किसका काम करेगा? धनायन का। धनायन का नाम पहले लिखते हैं। अब चूंकि धनायन में हमारा उपसंयोजन परिसर धनावेशित है तो पहले लिगेंड का नाम। NH3 6 है, 6 को लिखते हैं हेक्सा और NH3 को लिख देंगे एमीन, तो नाम हो गया हेक्सा एमीन। CO को लिखेंगे कोबाल्ट। तुरंत ऑक्सीकरण संख्या निकालने का वही तरीका। इधर ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल के बराबर आ जाएगा 0। NH3 उदासीन लिगेंड है और Cl पर 1 माइनस उधर 3 है तो 3 माइनस को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 3 आएगा यानी आ जाएगा थर्ड। और बाहर जो ब्रैकेट के लगा है उसको बाद में लिखेंगे। इसको क्लोराइड लिखेंगे और संख्या के आधार बाहर वाले में संख्या के आधार पर डाई ट्राई लगाना, नहीं तो सीधे हो जाएगा क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल समझते हैं जो कई बार बोर्ड में पूछा गया, ZnOH का होल 4 पर 2 माइनस। इसको जरा ध्यान समझिएगा। ये दिख रहा है कि उपसंयोजन परिसर पर ऋण आवेश है, तो सबसे पहले तो लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड का नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? लिगेंड OH है और 4 है तो ये हो जाएगा टेट्रा। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। जिंक का हो जाएगा जिंकेट। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? अब की बार चार्ज दिया है -2, OH पर होता है 1 माइनस, तो 4 माइनस हो जाएंगे, उधर जाएगा प्लस का, प्लस के 4 से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 प्लस का यानी सेकंड आ जाएगा। अभी चार्ज लगा है तो ऊपर एरो के लिख दो आयन, माफ कीजिए, इसके सेकंड के बाद क्या लिख देंगे? आयन। अगला एग्जाम्पल समझते हैं जो भी कई बार पूछा गया है, NiCO का होल 4। बच्चे क्या करते हैं, इसको कोबाल्ट समझ लेते हैं। कोबाल्ट नहीं, इसमें C और O दोनों कैपिटल है, जो कि एक कार्बोनिल यौगिक है, इसको यानी कार्बोनिल पढ़ा जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा
CO को लिखेंगे कार्बोनिल, निकिल, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, देखिए उदासीन लिगेंड है तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, NiCO4 Cl2। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए एक से ज़्यादा प्रकार के जब लिगेंड होते हैं तो उनका नाम अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं। तो आपका ये आ जाएगा, कार्बोनिल C से बनेगा और क्लोरो भी C से बनेगा। तो कार्बोनिल में Ca होगा और क्लोरो में CHL होता, तो पहले आएगा कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा टेट्रा। CO को लिखेंगे कार्बोनिल, फिर डाई, Cl हो जाएगा क्लोरो या क्लोरिडो भी लिखा मिल जाएगा कहीं, फिर हो जाएगा निकिल। ऑक्सीकरण संख्या ये उदासीन होता है, एक Cl पर एक माइनस, 2 है तो 2 माइनस उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी सेकेंड आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, Fe NH3 Cl Br I, इसके अलावा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर H2O का होल ट्वाइस, ऐसा कंपाउंड को दिया है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट के क्रम में चलेंगे। देखिए एमीन AM होता है, Cl C से बनता है, ब्रोमो B से बनता है, आइडो I से बनता है, H2O को एक्वा लिखते हैं, A से बनता है। ये AQ होता है और ये AM होता है। पहला वाला वर्ड छोड़ दें तो यम पहले आ जाएगा, तो ये पहले लिखेंगे एमीन, फिर लिखेंगे ब्रोमो, नहीं फिर इसको लिखेंगे डाई एक्वा, फिर हो जाएगा ब्रोमो, फिर हो जाएगा क्लोरो, फिर हो जाएगा आयोडो, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम आयरन। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या देखें तो ये उदासीन है, ये उदासीन है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यानी थर्ड आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उपसहसंयोजक यौगिकों का संरचना सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है। यानी आपको IPAC नाम दिया रहेगा और उससे क्या करना होगा, आपको संरचना सूत्र लिखना होगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ये हमको दिया है। इसका हमें क्या करना है, संरचना सूत्र लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखेंगे। आप एक काम करिए, सबसे पहले पोटेशियम आपको पता है धनायन है, इसको लिख लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। फेरेट का मतलब सिखाया था BFE। इसके बाद हेक्सा साइनो मतलब CN कितने हो जाएंगे, 6। अब आप एक काम कर लीजिए, K कितने हैं इसको हम लोग ऑक्सीकरण संख्या से क्लियर करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या 3 लाना है। अभी देखेंगे अगर ध्यान से तो CN कितने हैं, 6 हैं, यानी 6 माइनस का है, कितने कम कर दें कि 3 बचे, तो 3 प्लस का कम कर दीजिए तो बन जाएगा थर्ड आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, ट्राईऑक्सिलेटो और क्रोमेट थर्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से वही, पोटेशियम को पहले लिख लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्रोमेट मतलब क्रोमियम आ जाएगा, ट्राईऑक्सिलेटो C2O4 होता है, ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या क्लियर, यानी थर्ड ऑक्सीकरण संख्या लानी है। C2O4 पर होता है 2 माइनस, तो 2 और 3 दूना 6 माइनस का हो जाएगा। थर्ड करने के लिए कितने कम कर दें, यानी 3 कम कर दें, तो 3 K3 यहाँ भी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट,
आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। ट्रिक ये हो जाएगा ट्रिस, और ब्रैकेट में लिखा है इथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन, और ये है कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। इसको किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले देखो ट्रिस से स्टार्ट हो रहा है और ये है कोबाल्ट, तो यहाँ आ जाएगा CO। ट्रिस का मतलब होता है 3, और ट्रिस या बिस तब लगाते हैं जब लिगेंड के नाम में देखो पहले से ही डाई लगा है। और एथेन डाईएमीन को हम लोग शॉर्ट में EN लिखते हैं, और ट्रिस का मतलब हो जाएगा 3। इसके ऊपर कुछ चार्ज रहेगा। अब कितना चार्ज रहेगा आप ध्यान समझो। ये EN क्या है? एक उदासीन लिगेंड है, और हमें लाना है थर्ड, और जो चार्ज ऊपर होता है वो इक्वल में जाता है, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमको दिया हो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ऑक्सीकरण संख्या 0 दी है। टेट्रा का मतलब 4, यहां से स्टार्ट करो, यहां हो जाएगा Ni, यहां से हो जाएगा Ni, और कार्बोनिल को लिखते हैं CO, और टेट्रा मतलब हो जाएगा 4, और ये उदासीन लिगेंड है तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ जाएगी 0। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और हम आपको समझा दे रहे हैं। ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो क्रोमियम थर्ड। क्रोमियम क्या हो जाएगा? Cr। ट्राईएमीन का मतलब NH3 हो जाएंगे 3, और ट्राइक्लोरो का मतलब Cl भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। ये उदासीन लिगेंड है, और ये है आपका 1 माइनस 3 माइनस है, इक्वल के उधर जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बर्नर का सिद्धांत बोर्ड में लगभग बार बार पूछा जाने वाला सिद्धांत है। वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1893 में उपसहसंयोजी यौगिकों को समझाने के लिए उनके गुणों का अध्ययन किया और संरचना के बारे में बताया। इसलिए इनके इस सिद्धांत को वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। यानी अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में उपसहसंयोजी यौगिकों का गुणों का अध्ययन किया और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया और एक सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझते हैं इन्होंने क्या बताया। इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजी यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, वो 2 प्रकार की संयुक्ताओं से संतुष्ट होता है, जिसको प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता या प्रमुख संयोजकता क्या होती है? सबसे पहली बात, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और आयनन योग होती है, मतलब ये आयनों में टूट जाती है। इसे बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिशात्मक होती है, मतलब इसमें कोई दिशा, पहली बात तो ये बिंदुदार रेखा यानी डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कोई इसकी दिशा नहीं होती है, और अगर दिशा नहीं है तो इसमें कोई ज्यामिति भी नहीं, यानी ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। इसे बड़े कोष्टक के बाहर लिखते हैं। अगर कभी इसको नोट करना है तो इसको क्या करना है? बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? प्रत्येक धातु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो निश्चित होती है, और जो द्वितीयक संयोजकता है, इसी संयोजकता को हम धातु की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, जिसको पीछे पढ़ के आए। यह ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। इसको हमेशा सतत रेखा यानी ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु तथा लिगेंड, लिगेंड मतलब द्वितीयक संयोजकता जो व्यक्त करते हैं, को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा यह प्राथमिक संयोजकता की जो अपेक्षा प्रबल आबंध बनाती है।
प्राथमिक संयोजकता का जो बंध होता है वो दुर्बल रहता है और इसका बंध प्रबल होता है। आगे, इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है, यानी एक निश्चित दिशा में जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उपसहसंयोजी यौगिक की जो ज्यामिति है उसका निर्धारण किया जाता है। यानी द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। अब दिशात्मक होती है तो इसकी संरचना किस तरीके से लिखी जाती है, इसको जरा समझते हैं। यदि उपसंयोजक संख्या 4 होती है तो ज्यामिति चतुष्फलकी होगी या फिर वर्ग समतली होगी, और अगर उपसंख्या 6 होती है तो उसकी ज्यामिति अष्टफलकी होती है। यानी अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 है तो वो दो प्रकार की ज्यामिति बनाएगी, या तो वो चतुष्फलकी होगा या फिर वो वर्ग समतली होगा। चतुष्फलकी को अगर बनाए तो ये है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ये दो बॉन्ड प्लेन में रहेंगे और एक बॉन्ड ये रहेगा प्लेन में बाहर की तरफ रहता है, जिसको चाहो तो आप मोटी लाइन से ऐसे दर्शा सकते हो, और एक बॉन्ड रहेगा प्लेन में अंदर की तरफ, यानी कॉपी से अंदर की तरफ। ये दोनों इसी के लेवल में है, ये वाला ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये पीछे की तरफ है। तो ये वाली जो ज्यामिति होती है इसको चतुष्फलकी बोलेंगे। अब आप चाहो तो इसको बना दो। इसका बॉन्ड एंगल हर जगह 109 मिनट होता है। अगर हम वर्ग समतली की बात करें तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु से 4 बॉन्ड बना दो इस तरीके से। ये जो संरचना बनेगी ये हो जाएगी वर्ग समतली। बॉन्ड एंगल हर जगह होता है 90 डिग्री का। अगर उपसंख्या 6 आती है, उपसंख्या 6 वाला हमेशा यौगिक कैसा होगा, अष्टफलकी होगा। कैसा होगा, अष्टफलकी। अष्टफलकी किस तरीके से होगा, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु में यम है, पहले इसको वर्ग समतली बनाओ, इसके बाद वर्ग समतली बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक बॉन्ड ऐसे एम के बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ रहता है, जिसको इस तरीके से बना देते हैं। हर जगह बॉन्ड एंगल 90 ही रहेगा, चाहे जहां चेक करें 90। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे। बर्नर सिद्धांत के आधार पर उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है COCl3.6NH3 की संरचना कैसे बनाएंगे। देखिए जरा किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो CO है, इन्होंने क्या किया, COCl3.6NH3 को जल में डाला। जल में डालने पर इन्होंने पाया कि इसमें कुल 4 आयन आ रहे हैं, जिसमें से 3 Cl- आयन है और एक बड़ा सा संकुल आयन है जिसको CONH3 का होल 6, और इस पर चार्ज आ जाएगा 3+। इस तरीके से इन्होंने निरूपित किया। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कुल आयन कितने हैं, तो कुल आयन ध्यान रखेंगे, एक संकुल आयन और जितने ये आयन बने हैं। इस आधार पर इन यौगिकों को लिखने का तरीका ये बताया कि बड़े ब्रैकेट में उसको लिखो जो आयनाइज्ड नहीं होता, जैसे NH3 का होल 6, और जो आयनाइज्ड होगा वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, यानी ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो प्राथमिक होता है और जो अंदर रहेगा वो द्वितीयक संरचना है। इस आधार पर इसकी अगर हम ज्यामिति लिखें तो ये बन जाएगा CO। देखिए 6 उपसंख्या है, अतः ये कैसा होगा, अष्टफलकी होगा। और अष्टफलकी इस तरीके से बनाते हैं, अभी आपको समझा के आए। और हर जगह क्या आ जाएगा, NH3। द्वितीयक संरचना को ठोस लाइन से लिखते हैं। जो द्वितीयक संरचना को कौन प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर NH3 प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया NH3। अब देखिए Cl जो है प्राथमिक संरचना है, और प्राथमिक संरचना की कोई दिशा नहीं होती, तो जहां जगह आपको मिल जाए आप वहां पर लगा दीजिए। एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ लगाया। अब दूसरा Cl आप चाहे जहां लगा दो, चलो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एक Cl यहाँ लगा दिया। इस तरीके से इसकी ज्यामिति को लिखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का। COCl3.5NH3 की अगर संरचना लिखें तो इन्होंने क्या किया, इसको COCl3.5NH3 को जल में डाला और पाया ये कुल आयन कितने दे रहा है। ये दे रहा है जिसमें 2 Cl- आयन के परीक्षण देता है और एक संकुल आयन का परीक्षण देता है, जिसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी Cl है तो 3, लेकिन परीक्षण कितने का, 2 का दे रहा है, अतः इसको इस तरीके से लिखेंगे। यानी ये कंपाउंड जो बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CONH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर 2 Cl। अगर हम इसकी ज्यामिति लिखें तो ज्यामिति क्या बन जाएगी, CO को सेंटर में लेंगे, 5 NH3 1 Cl, यानी द्वितीयक संरचना इसकी भी कितनी है, 2 है। द्वितीयक संरचना 6 है, जिसमें 5 NH3 है
एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पर आ जाएगा Cl। देखिए जो Cl है वो उसकी प्राथमिक संयोजकता को भी व्यक्त करता है और द्वितीयक संयोजकता को भी, तो यहाँ पर आप डॉटेड लाइन भी साथ में दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें से जो दो Cl हैं वो द्वितीयक संयोजकता ही प्रदर्शित करते हैं, तो एक Cl को हमने यहाँ लगा दिया और एक Cl को यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से ये वर्नर के सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जरा। प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है? प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए हम सिजिविक के अनुसार, ये सिजिविक की अवधारणाओं पर पहली बात तो संकल्पना पर आधारित है। उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों द्वारा उतने ही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है जिससे कि वह अपने से आगे वाली अक्रिय गैस के समान हो जाए। अब अगर जितना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो उसका परमाणु क्रमांक बनेगा उसे प्रभावी परमाणु संख्या या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनकी संख्या। इसको जरा समझते हैं। मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है K4Fe का होल 6, ये हमें कंपाउंड दिया है और हमें क्या करना है, प्रभावी परमाणु संख्या निकालनी है। तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या आप पूरा लिख लीजिए प्रभावी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, माइनस इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने आपको ट्रिक बताई कि दो ब्रैकेट बनाइए, देख रहे हैं ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल में 0 जाएगा। K पर होता है 1 प्लस, तो 4 है 4 प्लस, Cn पर 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस से 4 प्लस कम हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा जो इक्वल के उधर जाने पर प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस। प्लस लिगेंडों द्वारा इलेक्ट्रॉन कितने दिए जा रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए Cn कैसा है, एक दंती लिगेंड है। अगर एक दंती लिगेंड है तो 6 Cn, एक मतलब Cn 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 कितने दे देगा 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में 2 घटाया तो बचा 24 प्लस 12, और 24 12 कितना हो जाता है 36, जो कि एक अक्रिय गैस क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है। इसे इस यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल और समझा दे रहे हैं, CONH3 का होल 6 Cl3। इसको अगर हम निकालें इसके लिए EAN यानी प्रभावी परमाणु संख्या, तो पहला काम रहेगा केंद्रीय परमाणु जो कि कोबाल्ट है का परमाणु क्रमांक यानी 27, माइनस ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए दो ब्रैकेट बनाना है, ऊपर कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 आ जाएगा। NH3 उदासीन है, इसका कोई चार्ज नहीं, एक Cl पर 1 माइनस, 3 है तो 3 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 3 घटा दिया। फिर प्लस लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, NH3 एक दंती लिगेंड है मतलब एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 है तो कितने मिल जाएंगे, 6 दूना 12 मिल जाएगा। तो 27 से 3 कम करेंगे तो बचेगा 24 प्लस का 12, ये भी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा प्रभावी परमाणु संख्या। आशा करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।